हेलो स्टूडेंट्स, अपना डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक डाउट हमें भेजा है सात्विक ने। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 165। इफ द डिजिट डिफर बाय 3 फाइंड द नंबर। क्योंकि ये प्रॉब्लम ऑन डिजिट्स वाला क्वेश्चन है, तो देखिए मैंने इसके लिए आपको क्या बताया था कि जब भी प्रॉब्लम ऑन डिजिट्स वाला क्वेश्चन आएगा तो आपके 4 स्टेटमेंट स्टार्ट वाले कैसे होंगे। देखो, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस be x, let the digit at tens place be y। और अगर वंस प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे y है तो आपका 2 डिजिट नंबर क्या होगा, जिसकी मैंने आपको 4 अलग से नाम भी बताए थे। ये हो गया 10y प्लस एक्स, और रिवर्सिंग नंबर ये हो गया 10x प्लस वाई। जब हमने प्रॉब्लम डिजिट्स का पूरा वीडियो आपको बना के भेजा था तब ये चारों आपको स्टेप बताए थे कि जब भी प्रॉब्लम ऑन डिजिट्स आएगा तो आप पहले 4 स्टेप लिखेंगे। 2 डिजिट नंबर के टोटल 4 नाम बताए थे। 2 डिजिट नंबर बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, गिवन नंबर बोलते हैं और ओरिजिनल नंबर बोलते हैं। चारों में से कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, फिर भी आप वही नाम यूज कीजिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन हो आपको, ठीक है। ऐसे रिवर्सिंग नंबर के मैंने आपको 3 नाम बताए थे, रिवर्सिंग नंबर, न्यू नंबर और इंटरचेंजिंग नंबर। नाम तो कोई सा भी लिख सकते हैं, लेकिन आप वही लिखिएगा जो क्वेश्चन में गिवन है। तो चारों स्टेप आ गए। अब अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से एक बार। कह रहा है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। देखो, द सम ऑफ किस का सम, 2 डिजिट नंबर का सम। अब 2 डिजिट नंबर कौन है, 10y प्लस एक्स। उसका सम किसके साथ, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो कैसा नंबर बनेगा, इंटरचेंज कर दो डिजिट तो इंटरचेंजिंग नंबर। तो इंटरचेंजिंग नंबर को ही रिवर्सिंग नंबर बोलते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पर इंटरचेंजिंग नंबर भी लिख सकते हो। कितना है, 10x प्लस वाई, और इन दोनों का सम कितना दिया है आपको, 165। तो पहली क्वेश्चन तो ये है। फिर समझ लेते हैं, 2 डिजिट का नंबर और इंटरचेंजिंग नंबर का सम है 165, ठीक है। अब जरा इसे ऐड करते हैं। x प्लस 10x 11x और 10y प्लस वाई 11y इज इक्वल टू 165। पूरी क्वेश्चन को 11 से डिवाइड कर देते हैं तो देखिए कितना आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 1 11 और 11 5 55। पहली क्वेश्चन तैयार है। अब देखो फिर से क्या कह रहा है, इफ द 2 डिजिट डिफर बाय 3। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर 2 डिजिट का डिफरेंस दिया है तो या तो आपको पता हो कि कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी डिजिट छोटी। अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं गिवन जिससे आपको ये पता चले कि कौन सी डिजिट बड़ी है, तो देखिए कैसे लिखते हैं क्वेश्चन को। फिर हम लिखेंगे 2 डिजिट डिफर बाय 3, तो x माइनस वाई 3 आना चाहिए, नहीं ये आएगा प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3 का मतलब है कि एक बार आपने x को बड़ा मान के सॉल्व करना है और एक बार आपने y को बड़ा मान के सॉल्व करना है, ठीक है। तो केस 1 केस 2 करेंगे। केस 1 पहले वाला लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 15 और वहां से पहले पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। वो तो आप चाहो पहले नेगेटिव भी ले सकते हो, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ये कैंसिल हो गया तो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 18। x कितना आ गया, 9। 18/2 9 होता है। वापस x की वैल्यू को डालिए किसी भी एक ही क्वेश्चन में। मैं x प्लस वाई इक्वल टू 15 में डाल रहा हूँ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। x का वैल्यू 9 पुट कर दिया तो देखो y कितना आ गया, 15 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 6। x मेरे पास है, y मेरे पास है। क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द नंबर। नंबर किसका नाम है, 2 डिजिट नंबर को ही नंबर बोलते हैं। तो आंसर इज 10y प्लस x। तो देखिए कितना आंसर आएगा, 10 इंटू वाई। वाई कितना है मेरा 6 प्लस x जो कि है 9, एंड आंसर इज 69। तो केस 1 में जब मैंने x माइनस वाई को पॉजिटिव वैल्यू मान के चला तब मेरा नंबर कितना आया, 69। अब लेते हैं केस 2। ये लीजिए, केस 2 में इक्वेशन 1 तो कॉमन ही है दोनों में, उसमें तो कुछ करेंगे नहीं। अब इस बार यहाँ कौन सी वैल्यू लेंगे, इस बार लेंगे -3। देखिए यहाँ पॉजिटिव 3 लिया था, अब -3 लेंगे। तरीका बिल्कुल सेम, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आएगा 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 12/2 दैट इज इक्वल टू 6। वापस डालिए किसी भी एक ही क्वेश्चन में, इस वाले में ही डाल रहे हैं। तो x प्लस वाई 15 में, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो y कितना आ गया, 15 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 9। अब फिर से वही बात, फाइंड द नंबर है। नंबर इज ओरिजिनल नंबर। तो देखो ओरिजिनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, 10y प्लस एक्स से। इस बार y कितना है आपके पास, 9 प्लस x कितना है 6, तो 90 प्लस 6 एंड आंसर इज 96। तो फाइनल आंसर लिखोगे, देयरफॉर द नंबर इज आइदर 69
और 96। ये दोनों ही आंसर है केस 1 और केस 2 की वजह से, वरना आंसर तो सिर्फ एक ही आता है। ठीक है, तो फिनिश हुआ हमारा क्वेश्चन। चलिए 4 डाउट भेजे हमें विदुषी ने, तो चलिए पहला डाउट लेते हैं उसका। अब क्वेश्चन तो लीनियर इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आप देख सकते हो कि x और y वेरिएबल्स जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो नियम क्या सीखा था हमने कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में नहीं हो सकते, उन्हें पहले न्यूमरेटर में ही लाना पड़ेगा, उसी के बाद आप कुछ कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, इन वेरिएबल्स को पहले न्यूमरेटर में लाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, लेट 1/x को मैं लेट कर लेता हूं यहाँ पर m, और 1/y को लेट कर लेता हूं n। तो देखो अब ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, मेक इट इक्वेशन 1 एंड नेम इट एज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 कैसी हो गई देखो, तो प्रॉपरली लिख के दिखाता हूं। तो a² इंटू 1/x माइनस b² इंटू 1/y इज इक्वल टू 0। अब देखो a² तो वही रहेगा और 1/x को मैंने क्या माना है m, माइनस का b² 1/y को क्या माना है n इज इक्वल टू 0। ये लीजिए मेरी पहली इक्वेशन तैयार है। अब ऐसी सेकंड इक्वेशन को चेंज करते हैं। तो देखो a² 1/x प्लस b² इंटू 1/y इज इक्वल टू a प्लस b। कोई जरूरी नहीं है कि आप ये वाला स्टेप लिख के दिखाओ, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन ठीक है अगर अच्छे से क्लियर करना है तो प्रॉपरली लिख लो स्टेप, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो 1/x की वैल्यू फिर से वही m और b² 1/y की वैल्यू n इज इक्वल टू a प्लस b। अब देखिए मेरे वेरिएबल्स तो मेरे न्यूमरेटर में आ गए, आप दोनों को एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। तो मैं तो एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूं। उसके लिए मैंने क्या सिखाया कि कोई सा भी एक वेरिएबल एलिमिनेट कर लो और उनके कोएफिशिएंट बराबर कर लो। चलो मानो मैं यहाँ पर n को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो n यहाँ n के कोएफिशिएंट क्या है, ab², यहाँ पर कितने हैं b², तो एक ही कमी है। तो क्या करें, इसी क्वेश्चन को a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया a³ m माइनस का ab² n इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से इंटू करोगे तो 0 ही आएगा। इसमें कोई चेंजेस मत करो, ये एज इट इज लिख दो। क्यों, देखो a² b m प्लस b² a n इज इक्वल टू a प्लस b। अब आप देख सकते हो n के कोएफिशिएंट भी बिल्कुल सेम है और साइन भी डिफरेंट है। ऐड कर दो, ये लीजिए ऐड हो गया, ऐड करते कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन्हें कैसे लिखूंगा, देखो a³ m प्लस का a² b m इज इक्वल टू, यहाँ तो 0 कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, और हमने साइन तो नहीं चेंज किया नीचे के इस बार, क्योंकि देखो ऑलरेडी पहले से ही साइन चेंज थे। तो ऐड अप करते हैं, अगर ये दोनों साइन सेम होते तो मैं साइन चेंज करता, और अगर एक के चेंज करता तो सबके चेंज करने पड़ते। ठीक है, अब कॉमन देखो क्या क्या आ रहा है, इसमें से a² कॉमन आ रहा है और m कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा a और यहाँ बचा मेरे पास b इज इक्वल टू a प्लस b। तो a² m इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ये वाला a प्लस बी नीचे जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। क्या आएगा कट के, 1 आएगा, 0 नहीं, गलती मत कीजिएगा। तो a² m इज इक्वल टू 1 और m का वैल्यू कितना आ गया 1 अपॉन a²। अब इस m की वैल्यू को छोटी इक्वेशन में डालते हैं, इसके अंदर डालते हैं और n वैल्यू निकालते हैं। तो a² m इज 1 अपॉन a² माइनस b² n इज इक्वल टू 0। फिर देखिए कट गया, ध्यान रखिएगा a² अपॉन a² कट रहा है, 1 आएगा, तो 1 माइनस b² n इज इक्वल टू 0। तो 1 इज इक्वल टू b² n, अब b² आ जाएगा 1 के नीचे और n का वैल्यू कितना आ गया 1 अपॉन b²। लेकिन दिक्कत भाई, हमें m और n नहीं चाहिए, हमें तो x y चाहिए। अब केस 1 केस 2 करना पड़ेगा। तो केस 1 के हिसाब से देखो मैंने क्या माना है, 1 अपॉन x को m माना है, m कितना है 1 अपॉन a²। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू कितना आ गया a²। चलिए केस 2 करते हैं। केस 2 में 1 अपॉन y को मैंने क्या माना है n कितना है 1 अपॉन b²। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो y कितना आ गया b²। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज a² एंड y इज b²। स्टेप्स को ध्यान से देखो, वेरिएबल चेक करो डिनोमिनेटर में तो नहीं है, अगर है तो लेट लेकर पहले न्यूमरेटर में भेजो, फिर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आपकी चॉइस रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन फिनिश हुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विदुषी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्लास 10 से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, चलिए पढ़ते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. Find the fraction. अब इस तरह के क्वेश्चनों को हमने कैसे करना सिखाया, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है इसमें, let numerator be x, let denominator be y, then fraction is equal to x upon y। इन क्वेश्चनों के लिए पहले ये 3 स्टेप लिखने जरूरी है। अब अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator. So according to question, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator,
द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन रिड्यूस मतलब फ्रैक्शन नाउ इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए अब 1/1 लिखो, या 1 एक ही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, इक्वेशन बनाओ। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1। ये भाई y प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, तो प्लस का 1 उधर जाके माइनस का हो गया, तो ये कितना हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। अब देखिए दूसरी क्वेश्चन भी गिवन होगी जरूर। इट बिकम 1/2। कौन? फ्रैक्शन बिकम 1/2, मतलब वही फ्रैक्शन में जब चेंज आएगा तो 1/2 बन जाएगा, लेकिन वो चेंज क्या आएगा वो बाद में दिया हुआ है। क्या? इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में क्या चेंज किया? कोई भी नहीं, तो न्यूमरेटर को x रहने दीजिए। भाई न्यूमरेटर x था, कोई चेंज नहीं, जो डिनोमिनेटर y है उसमें आपने 1 जोड़ दिया, तो 1 जोड़ने पर और न्यूमरेटर में कुछ भी ना जोड़ने पर फ्रैक्शन कितना बन गया? 1/2। तो चलिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। मेक इट इक्वेशन 2 एंड मेक इट इक्वेशन 1। अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। चलिए दोनों को एलिमिनेट कर लेते हैं। y तो बिल्कुल सेम ही लिखा हुआ है, तो ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्योंकि y एलिमिनेट करना है लेकिन साइन तो बिल्कुल सेम है, तो चेंज करने पड़ेंगे। अगर एक का साइन चेंज किया तो फिर सबके करने पड़ेंगे। ये लीजिए चेंज हो गया, x माइनस 2x इज माइनस x एंड माइनस 2 एंड माइनस 1 इज माइनस 3। तो x का वैल्यू कितना आ गया? x आ गया 3। वापस पुट करते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस वाई। माइनस वाई वहां जाके प्लस वाई हो गया और माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो गया, तो वाई कितना आ गया? 5। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या था हमारा? x अपॉन y, तो फ्रैक्शन कितना होगा? x अपॉन y। तो आंसर इज x इज 3 एंड y इज 5, देयरफॉर द आंसर इज 3/5। चलिए विदुषी का अगला डाउट लेते हैं जो कि साइंस का न्यूमेरिकल है। अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू on an automobile has a radius of curvature 3 meter. If a bus is located at 5 meter from the mirror, find the position, nature and the size of the image. अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं यार। कन्वेक्स मिरर, तो चलिए साइन कन्वेंशन तो सीधे ही हम लिख लेंगे पहले। तो कन्वेक्स मिरर लिख देते हैं पहले, जिससे कि बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए। कन्वेक्स मिरर की बात करें तो U, V और F। U होता है नेगेटिव, U, V, U तो सभी में नेगेटिव होता है, V और F यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं कन्वेक्स मिरर में, और सेम कन्वेक्स लेंस में भी सेम साइन कन्वेंशन होते हैं। अब क्वेश्चन पे चलें। अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है 3 मीटर। पहले भी आपको समझाया हुआ है कि फॉर्मूलों में रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी यूज नहीं होता, मिरर फॉर्मूले में या लेंस फॉर्मूले में रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी यूज नहीं होता। हमें तो फोकल लेंथ चाहिए यहाँ से, तो फोकल लेंथ क्या होता है? दैट इज इक्वल टू r/2, तो 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से फोकल लेंथ मिल गया अपने को। इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, अब ये क्या हो सकता है? तो पक्की बात, बस एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर से 5 मीटर की दूरी पर रखी है। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u 5 मीटर, लेकिन मैंने अभी क्या बताया देखो, u नेगेटिव, तो देखिए ये आ गया -5 मीटर। अब कह रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो हमें v निकालना है, हमें साइज भी निकालना है s2, और फिर नेचर भी निकालना है। नेचर तो हम अपनी वैल्यूज देख के निकालेंगे। तो चलिए हमारे पास v आ गया, हमारे पास f आ गया, तो लगाते हैं अपना मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 1/v ये तो है ही अपने पास, प्लस 1/u ये है -5 इज इक्वल टू 1/f, ये है 3/2, तो 1/3/2, 2 ऊपर आ जाएगा इस स्टेप पर, ये माइनस भी ऊपर आ जाएगा, तो 1/v माइनस का 1/5 इज इक्वल टू 2/3, 1/5 को उधर ले जाएंगे, तो 1/v इज इक्वल टू 2/3 प्लस का 1/5, एलसीएम लीजिए, तो 1/v इज इक्वल टू 15 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 3 5 से 15, 5 2 से 10 और 5 से 15, तो 1/v इज इक्वल टू 13/15, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15/13 इज इक्वल टू v। अब डिवाइड कर लेते हैं, तो v का वैल्यू आएगा मेरे पास 1.15 मीटर। तो देखिए v तो आ गया मेरे पास। नेक्स्ट क्या निकालना है मुझे निकालना है h2। अब h2 कैसे निकलता है? हमें चाहिए मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, m इज इक्वल टू माइनस का v/u और m इज इक्वल टू h2/h1। तो चेक कर लेते हैं क्या क्या अपने पास है। v अपने पास अभी आ गया है, u क्वेश्चन में गिवन है, तो ये लगाते हैं। तो m इज इक्वल टू माइनस तो लगा ही हुआ है, v का वैल्यू कितना आया 1.15 डिवाइडेड बाय u कितना है -5, ये लीजिए माइनस माइनस चला गया, तो m का वैल्यू आ गया 1.15/5। फिर अगला स्टेप देखिए, तो ये आएगा 115/500, डिवाइड करते हैं, आंसर आएगा 0.23। अब एक चीज देखिए, जो m है वो कैसा आ रहा है? वो पॉजिटिव आ रहा है, और m का पॉजिटिव आने का मतलब है
कि जो आपका इमेज है वो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ मतलब आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो होगा वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ वर्ड क्या लगता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और देखिए आपका जो मैग्निफिकेशन है वो 0.23 है, मतलब 1 से छोटा, और अगर 1 से छोटा होता है मैग्निफिकेशन तो दूसरा नेचर क्या होगा, ये होगा डिमिनिस्ड। ध्यान रखिएगा, ये बात मैंने आपको न्यूमेरिकल करते समय काफी अच्छे समझाया था। m का पॉजिटिव होना वर्चुअल और इरेक्ट, m का 1 से छोटा होना डिमिनिस्ड, m का नेगेटिव होना रियल एंड इन्वर्टेड, और m का 1 से बड़ा होना मैग्निफाइड। ठीक है, तो यहां से अपना नेचर आ गया। अब अपने को क्या निकालना रह गया, अपने को H2 निकालना रह गया। अब दिक्कत क्या है, देखो यहाँ पर m का वैल्यू क्या है अपने पास, ये है 0.23 इज इक्वल टू H2 अपॉन H1। दिक्कत क्या है, यहाँ पर H1 नहीं है, तो हम कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं दे सकते, तो देखो आंसर किस फॉर्म में देंगे, बस वो समझ लो। तो आप कहोगे अब ये तो मुझे पता है कि जो इमेज है वो छोटी ही बननी है, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा, हम लिखेंगे द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23। हाँ, फिर से समझ लीजिए लिखने का तरीका क्या है। ये कंफर्म है कि डिमिनिश्ड इमेज बननी है, छोटी इमेज बननी है, और हमारे पास H1 का वैल्यू है नहीं, और वो निकल भी नहीं पाएगा किसी और तरीके से। तो आंसर कैसे लिखा जाता है, द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन और इज डिमिनिश्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23। जी हाँ, ये है लिखने का तरीका। चलिए विदुषी का अगला क्वेश्चन लिख दिया है, एक शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल लेंस, इस बार आपको लेंस का नाम नहीं दिया हुआ है, is formed on the screen placed at a distance of 90 centimeter from the lens. Find the type of the lens, find the focal length. If the height of the flame is 2 centimeter, find the height of the image. एक शानदार क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। सबसे दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में कि आपको लेंस ही नहीं पता कौन सा, पहले लेंस को आइडेंटिफाई करना है। और जो लैंग्वेज है उसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है। देखो कैसे है क्वेश्चन, द इमेज ऑफ अ कैंडल, और ऐसे है द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर। अब लग तो ऐसा रहा लाइन में कि इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड एट 45 सेंटीमीटर, नहीं है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन है द इमेज ऑफ, छोड़ दो इसे, कैंडल इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45। अगर कैंडल इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 तो कैंडल तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी है 45, ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होती है, u। अब कोई सा भी लेंस हो, कोई सा भी मिरर हो, u तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, ये हो गया माइनस का 45 सेंटीमीटर। अब पढ़ते हैं, देखो द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ये ऐसे है, देखो फिर से बताता हूं, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो इमेज इज फॉर्म 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, v 90 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि लेंस पता नहीं है तो जैसा दिया हुआ है वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि लेंस तो मुझे आइडेंटिफाई करना है, ये ध्यान रखना। u हमेशा ही नेगेटिव होता है, लेंस हो या मिरर, तो इसलिए मैंने -45 लिख दिया। v 90, लेकिन कुछ केसेस में v नेगेटिव भी होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें ये बात नहीं गिवन है लेंस कौन सा है, तो आप v को +90 ही रखोगे जैसे क्वेश्चन में दिया है। लेकिन क्वेश्चन का कंसेप्ट फिर देख लो, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो इमेज है, तो इमेज डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर का, कैंडल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 45, तो ऑब्जेक्ट की दूरी है u 45, ये ध्यान रखना। और क्या दिया हुआ है देखो, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज इट, व्हाट टाइप ऑफ लेंस, फोकल लेंथ, हाइट ऑफ द फ्लेम, तो हाइट ऑफ द फ्लेम क्या है, फ्लेम तो कैंडल की होगी, कैंडल ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट h1 दिया है आपको 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब देखो u मेरे पास है, v मेरे पास है, तो मैं सबसे पहले फोकल लेंथ निकाल लेता हूं बाय यूजिंग द लेंस फार्मूला। अब लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो चलिए वैल्यूज डालते हैं, तो 1/90 माइनस का 1/u, u इज माइनस का 45 इज इक्वल टू 1/f, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/90 प्लस 1/45 इज इक्वल टू 1/f। 90 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 90 वन सा 90, 45 टू सा 90, 1/f, तो 3/90 इज इक्वल टू 1/f, कैंसिल आउट हो गया, 30 आ गया, तो ये आएगा 1/30 इज इक्वल टू 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, f कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। अब देखो f का पॉजिटिव आना क्या शो करता है कि कौन सा लेंस हो सकता है। चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर ये कनकेव लेंस है या फिर ये कन्वेक्स लेंस है, साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं। कनकेव में तो हमें कभी कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, u नेगेटिव, v नेगेटिव और f नेगेटिव। लेकिन अगर कन्वेक्स की बात करें तो u नेगेटिव, v पॉजिटिव और f पॉजिटिव। अब देखो
बात तो लेंस की कर रहा है, और लेंस में एफ पॉजिटिव कहाँ आता है? कन्वेक्स में। एफ मेरा कैसा आया? 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली बात है विच टाइप ऑफ लेंस इज इट? तो ये हो गया आपके पास कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये छोटी छोटी पहचान आपको ध्यान रखनी है। अब क्या निकालना है आपको? फोकल लेंथ आ गया, हाइट हमें दिया हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, h2 निकालना है। तो चलिए h2 निकालते हैं, ये सब हटा देते हैं। नाउ तो m क्या होता है? ये होता है h2 अपॉन h1, और एक और वैल्यू क्या है m की? m होता है v अपॉन u। v अपॉन u इसलिए क्योंकि लेंस है, अगर मिरर होता तो माइनस का v अपॉन u लिखते हैं। तो चलिए वैल्यू डालते हैं। m इज इक्वल टू v, v है मेरे पास 90 और u है मेरे पास माइनस का 45। तो देखिए कट के कितना आया? m आ गया -2। तो चलिए फिर से बताता हूं, m का नेगेटिव आना, फिर से समझ लीजिए, m का नेगेटिव आना, अगर m आ रहा है नेगेटिव तो इमेज बन रही है नीचे की तरफ, मतलब इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ वर्ड क्या लगता है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और देखो m इज इक्वल टू कितना है? 2 मतलब ग्रेटर देन 1। तो अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कैसी इमेज है आपके पास? आपके पास इमेज है एनलार्ज। एनलार्ज मतलब बड़ी इमेज है। तो आपके पास नेचर क्या आ गया? m का नेगेटिव होना ये बताता है कि उल्टी इमेज बन रही है। उल्टी इमेज होती है मतलब इन्वर्टेड। इन्वर्टेड के साथ हमेशा क्या वर्ड लगता है? रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर m की वैल्यू 2 है मतलब 1 से बड़ी है, तो अगर m 1 से बड़ा है तो इमेज का नेचर क्या हो गया? तो इमेज का नेचर क्या हो गया? एनलार्ज। तो नेचर तो हो गया हमारे पास। अब h2 निकालने के लिए रह गया, तो देखो जरा कितना आएगा। अब डालो इसके अंदर, तो m का वैल्यू हमारे पास -2, h2 निकालना है, h1 क्वेश्चन में गिवन है 2, तो 2 आ गया। ये हो गया माइनस का 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना, -4 सेंटीमीटर कोई चीज नहीं है, माइनस ये डिनोट करता है h2 में कि ये उल्टी इमेज है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। h2 की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। h1 कितना है? 2 सेंटीमीटर। h2 मतलब हाइट बड़ी है इमेज की ऑब्जेक्ट से, एनलार्ज, ये आपको पहले पता चल गया। तो लिख दीजिएगा h2 इक्वल टू -4 में हियर माइनस साइन डिनोट्स दैट इट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सिंस h2 is 4 cm, h1 is 2 cm, the image is magnified। वैसे ये वाली बात आप मैग्निफिकेशन से भी पहले जान चुके हो। अब नेक्स्ट डाउट है दिनेश का। दिनेश ने बोला है कि सर आप नेचर देखने को फिर से बता दीजिए। चलिए मैं आपको प्रॉपर्ली बताता हूँ। मैग्निफिकेशन आपको निकालना ही पड़ेगा। अब मैग्निफिकेशन कैसी हो सकती है? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो सकती है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो सकती है, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी हो सकती है, मैग्निफिकेशन 1 से छोटी हो सकती है। यही केस बनते हैं। चलिए 1 बाय 1 बताता हूँ। m का नेगेटिव होना, m का नेगेटिव होना याद रख लो, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव होना इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऐसे ही m का ग्रेटर देन 1 होना, बड़ा होना मतलब 1 से, तो ये हो जाता है आपके पास मैग्निफाइड। यह वर्ड एक और यूज कर सकते हैं, एनलार्ज्ड। ठीक है, और m का छोटा होना 1 से, ये होता है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो बस यही है आपका नेचर देखने का तरीका। m का फॉर्मूला सही से यूज करना, मिरर के लिए और लेंस के लिए अलग अलग होता है, u और v वाला फॉर्म, जबकि h2 h1 तो दोनों का ही सेम होता है लेंस और मिरर के लिए। तो ठीक है, m का नेगेटिव होना रियल एंड इन्वर्टेड, m का पॉजिटिव होना वर्चुअल एंड इरेक्ट, m का ग्रेटर देन 1 होना मैग्नीफाइड या एनलार्ज, कुछ भी लिख सकते हैं, और m का 1 से छोटा होना डिमिनिश। तो ये है नेचर देखने का तरीका, m सही है आपको। चलिए नेक्स्ट डाउट भेजा हमें कांक्षी ने क्लास 12 से। ये मैट्रिसेस की एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। चलिए पढ़ते हैं। अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। मतलब ट्रस्ट को 30,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं 2 बॉन्ड्स के अंदर। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। पहला बॉन्ड 5% का इंटरेस्ट देगा, पहला बॉन्ड 5% का इंटरेस्ट देगा पर एनम, जबकि दूसरा बॉन्ड देगा 7% का इंटरेस्ट पर एनम। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 रुपीज अमंग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इनकम ऑफ, पहला केस में 1800 और दूसरे केस में 2,000 रुपीज। तो देखिए कि पहले बॉन्ड में ट्रस्ट इन्वेस्ट करेगा x रुपीज, क्योंकि टोटल 30,000 है, तो दूसरे बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट करेगा? 30,000 माइनस x। तो देखिए लेट मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, तो पहले बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट हुए? x रुपीज। तो लिखेंगे लेट द मनी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड, कितना? 30,000 माइनस का x। अब इंटरेस्ट कितना कितना मिल रहा है? अगर इंटरेस्ट की बात करें तो देखो, फर्स्ट बॉन्ड की बात करें तो फर्स्ट बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिल रहा है 5% पर एनम, और अगर सेकंड बॉन्ड की बात करें तो मिल रहा है 7% पर एनम। अब कह रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन
आपको बताना है कि कितने कितने बॉन्ड पर कितने पैसे इन्वेस्ट हुए, जिसमें एनुअल इंटरेस्ट एक केस में 1800 रुपए और एक केस में 2000 रुपए। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन रखना है, तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि जब आप दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो उनका ऑर्डर जानना जरूरी है। तो चलो मान लिया इसका ऑर्डर है मान लीजिए P/Q और इसका ऑर्डर है M/N। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब ये दोनों आपस में मैच करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस मैट्रिक्स को इस तरह से बनाना है कि इनका ऑर्डर मैच होना चाहिए। तो देखिए मनी इन्वेस्टेड पहले केस में कितना है x और दूसरे केस में 30,000 माइनस का x, और इंटरेस्ट कितना है मेरे पास पहले केस में 5% 5/100 और दूसरे केस में 7/100। तो मनी इन्वेस्टेड जब मल्टीप्लाई किया जाएगा इंटरेस्ट पर एनम तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा पहले केस का 1800 रुपए। अब बात क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर आपने दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे चेक किया, आपको कैसे पता कि इसको 1:2 और इसको 2:1 के ऑर्डर में रखना है, ऐसा तो कोई लिखा नहीं क्वेश्चन में। तो वहीं पर ये वाला नियम आता है। देखो अगर मैं इसका ऑर्डर चेक करूं तो 1:2 है, एक रो दो कॉलम, इसका ऑर्डर चेक करो 2 रो और एक कॉलम 2:1। देखो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, 2:2 है। अगर मैं इसे और किसी ऑर्डर में लिखता तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आपको भी ध्यान रखना है कि इस तरह से आप एडजस्ट करोगे, रोज और कॉलम में रखोगे कि ये दोनों मैच हो जाए। और देखो जो रिजल्टेड मैट्रिक्स बन के आएगा उसका ऑर्डर पहले पता है हमें 1:1 का ही होगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले को पहले से इंटू तो 5x/100 प्लस दूसरे को दूसरे से इंटू तो 7/100 इंटू 30,000 माइनस का x और इज इक्वल टू पहला इंटरेस्ट कितना है आपका एनुअली वो है 1800 रुपए। तो चलिए बस अब कुछ करना नहीं है, लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए 1/100 पहले कॉमन ले लेते हैं, कितना आ गया 5x प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस का x इज इक्वल टू 1800। 100 उधर चला जाएगा और अंदर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5x प्लस ये हो गया 7 से 21 और 4 0 माइनस का 7x इज इक्वल टू 1800 और इंटू 100, ये वाला 100 आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। आगे सॉल्व करते हैं, 5x माइनस 7x इज माइनस का 2x प्लस 2 1 4 जीरोस के साथ ये हो गया 18 और 4 जीरोस, माइनस का 2x उधर ले आते हैं और 1,80,000 को उधर ले आते हैं। तो 21 के साथ 4 0 माइनस 18 के साथ 4 0 इज इक्वल टू 2x। तो ये हो गया 2,10,000 माइनस 1,80,000, तो ये बचेगा 30,000 रुपए इज इक्वल टू 2x। अब 30,000 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया 15,000। तो आपके पास x का वैल्यू कितना आया 15,000 रुपए। अब देखो पहले में आपने कितना इन्वेस्ट किया था x, तो x कितना आ गया 15,000। दूसरे में कितना इन्वेस्ट किया 30,000 माइनस x, तो 30,000 में 50,000 माइनस किया 15,000 ही आएगा, मतलब दोनों में आपने बराबर इन्वेस्ट किया। अब सेकंड केस में करना क्या है, जहां ये 1800 लिखा है वहां 2000 लेके चलिए और फिर से x का वैल्यू निकालिए, बस ये आपका क्वेश्चन है। अब आगे इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा इसका सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन यही फिनिश हुआ। चलिए क्लास 12 से हर्ष के डाउट लेते हैं, 2 डाउट भेजे उन्होंने। पहला डाउट एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हार्डली आधे से 1 नंबर का। आप कह रहा है कि इफ साइन ब्रैकेट के बाहर है फिर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो जरा इस साइन को जरा इक्वल के उस तरफ लेके जाइए तो कितना आएगा, ये आएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू, अब ये उधर जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा sin इनवर्स 1। तो व्हाट इज sin इनवर्स 1, दैट इज इक्वल टू π/2। बता देता हूं व्हाट इज sin 90, sin 91। अगर मैं इस 90 की वैल्यू निकालना चाहूं, ये मैंने रेडियन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा कितना sin इनवर्स 1। अब जहां पर sin इनवर्स 1 लिखा है वहां मैं लिख दूंगा π/2। तो देखिए अगला स्टेप क्या है, sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब थोड़ा सा ध्यान दें तो एक पूरी आइडेंटिटी बन रही है, वो किस तरह से देखिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, ऐसे ही tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, ऐसे ही sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x π/2 होता है। मतलब अगर दो अलग अलग रेशियो हो लेकिन उनका एंगल सेम होगा और π/2 के बराबर होंगे वो, तो देखो π/2 के बराबर है, दोनों रेशियो डिफरेंट है, तो पक्की बात ये दोनों मैच होने चाहिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, x इज 1/5। यही क्वेश्चन tan और cot के लिए हो सकता था, यही क्वेश्चन sec और cosec के लिए भी हो सकता था। ठीक है भाई से ध्यान रखें, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 तभी होगा
जब दोनों के ये x मैच करेंगे, एंगल मैच करेंगे, ये एंगल गिवन है 1/5, तो कितना आ गया x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 1/5।